नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। बारिश ने हस्तिनापुर की ओर देखना बंद कर दिया था। औंसती हुई गर्मी ने सावन का मजा बेमजा कर दिया था। आसमान से घटा नदारत थी, पेड़ों से कजरी कोयल नदारत थी, बागों से झूले नदारत थे। धृतराष्ट्र रियाया के संकट से चिंता में थे। धृतराष्ट्र के इस चटे हुए मिजाज से संजय के माथे पर बल पड़ रहे थे। उनका अनुभव बता रहा था कि इस हालत में महाराज अक्सर अंड-बंड सवाल पूछ बैठते हैं। काफी देर से धृतराष्ट्र दाढ़ी खुजा रहे थे और पुरखों की एक कहावत को चरितार्थ कर रहे थे, जो मजा नहीं खीर खाने में, वो मजा है खाज को खुजाने में। कालांतर में पत्रकारिता के विद्वानों ने इस कहावत को और परिष्कृत करते हुए कहा, खबर खबर खुजाओ और बैकुंठ का मजा पाओ। तो खुजाने से धृतराष्ट्र के चेहरे पर पैदा हो रहे तृप्ति के भाव को संजय एकटक निहार रहे थे। अचानक से धृतराष्ट्र ने दरबार की शांति को भंग करते हुए सबको हैरत में डाल दिया। अमूमन संजय और दरबारियों से सवाल पूछने वाले धृतराष्ट्र ने आज खुद ही दरबार को एक जानकारी दी। उन्होंने कहा, डंकापति के दरबार से गुप्तचर कुछ संदेश लाया है। गुप्तचर सुनते ही संजय का एंटेना खड़ा हो गया। उन्होंने पूछा, क्या संदेश लाया है महाराज? हिंदुस्तान की सियासत में जासूसी के मुद्दे का ज्वालामुखी फट पड़ा है। धृतराष्ट्र ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, गजब के नेता हैं डंकापति। आर्यावर्त में एक ओर से सबके पीछे गुप्तचर लगा रखे हैं। इससे उन्हें राजकाज में काफी सुविधा हो गया है। महीने दर महीने वो अपने मन की बात करते हैं और गुप्तचरों के जरिए वो हर पल दूसरों के मन की बात भी जानते रहते हैं। संजय को अपने सैटेलाइट से ये सूचनाएं पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन वो धृतराष्ट्र के बिगड़े मिजाज के चलते उन्हें बताना नहीं चाहते थे। खुद धृतराष्ट्र ने वो जानकारी देकर संजय की मुश्किल आसान कर दी। संजय अभी उधेड़बुन में ही थे कि धृतराष्ट्र ने आदेश दिया, छोड़ो डंकापति को, तुम आज कोई नई कहानी सुनाओ। संजय की मुहमांगी मुराद पूरी हो गई। वो खुद डंकापति के कारनामे सुना सुना कर चट चुके थे। संजय ने कहा, महाराज आज आपको मैं ज़ारमेशिया के राजा जरमुंद की कहानी सुनाता हूँ। धृतराष्ट्र ने पहली बार यह नाम सुना था, इसलिए तुरंत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पारित कर दिया। संजय ने कहानी शुरू की। हिंद महासागर के किनारे एक देश है ज़ारमेशिया। वहाँ की जनता बहुत सुखी थी। पुराने राजा प्रजावत्सल थे। काफी जनतांत्रिक माहौल बना रखा था। प्रजा अपनी शिकायतें राजा से कर सकती थी, लेकिन ज़ारमुंद के राजा बनने के बाद हालात बदल गए। ज़ारमुंद प्रकांड पंडित चाणक्य को अपना गुरु मानता था। चाणक्य की एक नीति को ज़ारमुंद शब्दशः पालन करता था। हालांकि उस नीति के मूल भाव में उसकी कोई आस्था नहीं थी। कहने का मतलब, कर्मकांड पूरा और आध्यात्म शून्य। बिल्कुल महाजनो येन गतः सह पंथः की तर्ज पर जिस रास्ते महाजन साहूकार गया, उसी को मुक्ति का मार्ग समझ बैठा था। चाणक्य की नीति थी कि वह राजा कभी सफल नहीं हो सकता जिसकी अपने प्रजा पर निगाह न हो। तो ज़ारमुंद ने इस नीति पर गहराई से अमल करते हुए अपनी एक एक प्रजा की निगरानी शुरू कर दी। वह खुद को चौकीदार कहता था, लेकिन सूट वह लाखों के पहनता था। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। धृतराष्ट्र को ज़ारमुंद की कहानी में मजा आ रहा था, सो उन्होंने संजय को कहानी आगे बढ़ाने का इशारा किया। संजय ने आगे की कथा बांची। ज़ारमुंद ने लोगों के बीच अपने जासूस बिठा दिए थे। कोई सपेरा बना फिरता, कोई साधु के भेष में, कोई किन्नर बनकर तमाशा दिखाता और लोगों की बात राजा तक पहुंचाता। और तो और राजा ने महिला जासूसों की भी एक टोली बना रखी थी। वो लोगों को रिझाती और खबरें राजा तक पहुंचाती। अंग्रेजी में इसे हनी ट्रैप कहते हैं। शुरू में लोगों को खूब मजा आया। किसी ने कहा, मेरी नाली खराब है। राजा को पता चल जाता, अगले दिन नाली दुरुस्त हो गई। किसी ने कहा, सड़क खराब हो गई है। ज़ारमुंद को पता चल जाता, अगले दिन सड़क बन जाती। लोग राजा को अंतर्यामी मानने लगे। तब ज़ारमुंद ने लोगों से कहा कि इन अच्छे कामों के लिए आपकी निगरानी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप सबकी निगरानी के सहमति पत्र पर दस्तखत करना होगा। जनता खुशी खुशी सहमति पत्र पर दस्तखत करने के लिए तैयार हो गई। उस वक्त कुछ सजग लोग, जो चौकीदार तो नहीं थे लेकिन समाज की पहरेदारी करना जानते थे, उन्होंने लोगों से इस सहमति पत्र पर दस्तखत नहीं करने की सलाह दी। लेकिन जनता के सिर पर ज़ारमुंद का जादू बोल रहा था।
उसने सजग पहरेदारों को चहेट लिया। कई लोगों की मॉब लिंचिंग भी कर दी गई। इस तरह से ज़ारमेशिया की जनता ने स्वेच्छा से अपनी निगरानी की अनुमति राजा को दे दी। राजा की आस्था चाणक्य में इतनी प्रबल थी कि उसने खुद का भी एक चाणक्य बना रखा था। निगरानी के सारे काम यह चाणक्य ही करता था। राजा की आस्था चाणक्य के साथ वाल्मीकि की रामायण में भी थी। उसने पढ़ रखा था कि जब भगवान राम ने चित्रकूट से भरत को खड़ाऊं देकर वापस अयोध्या लौटाया तो राजकाज का एक सूत्र भी पकड़ाया था। पंडितो हार्थ कृच्छेसु कुयारिन्न श्रेष्ठ महत, यानी अपने साथ एक ऐसा नीति निपुण सचिव बैठाना जो राजा की हर बात को गुप्त रखे। इसी में राजाओं की विजय के सूत्र छिपे होते हैं। तो राजा का यह चाणक्य नुमा सचिव निरंतर उसके आसपास ही रहता था। उसे साहिब साहिब कहता। दोनों के मन की बात कोई तीसरा नहीं जानता था, लेकिन ये दोनों अपने जासूसों के जरिए पूरे राज्य के मन की बात जान लेते थे। दिन बीत रहे थे। राजा को अपनी निगरानी की सहमति दे चुकी ज़ारमेशिया की प्रजा को एक दिन अचानक से दिक्कत होने लगी। हुआ यूं कि चौराहे पर दो लोगों के बीच गप मार रहे एक व्यक्ति ने कह दिया कि राजा के सैनिक भ्रष्ट हैं, आए दिन हमसे अवैध वसूली करते हैं। यंत्र लगे हुए थे। निगरानी 24/7 जारी थी। अगले दिन उस आदमी को जेल में डाल दिया गया। एक दिन कुछ लोग आपस में सलाह मशविरा कर रहे थे कि राजा साहब को टैक्स की दरें घटानी चाहिए, पेट्रोल डीजल की कीमत बहुत बढ़ गई है। अगले दिन उन लोगों को चौराहे पर खड़ा करके 100 कोड़े लगाए गए। हद तो तब हो गई जब एक आदमी की जवान बिटिया को बलात्कार के बाद मार दिया गया। राजा के सैनिकों ने उसकी लाश तक परिवार वालों को नहीं दी। आधी रात में उसे जला दिया। उस लड़की के हक की बात करने वालों को जेल में डाल दिया। ज़ारमेशिया की जनता बिना अपराध के जेलों में बंद होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का हल क्या है। उन्होंने खुद ही इस निगरानी की अनुमति राजा जी को दी थी। कुछ लोगों ने राजा और उसके चाणक्य के मनमाने रवैये का विरोध करने का फैसला किया। फिर तो मानो आसमान ही टूट पड़ा। राजा ने तत्काल ही अपने आयकर और गुप्तचरों की कुमुक उनके ठिकाने पर दबिश डालने के लिए भेज दी। एक एक कर लोगों को निशाना बनाया जाने लगा। इनकम टैक्स का छापा तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप, मधु मोटेना, विकास बहल के ऊपर। हिंदी अखबार दैनिक भास्कर के दफ्तर पर आयकर विभाग का छापा 5 अलग अलग राज्यों में करीब 35 जगहों पर। वहीं उत्तर प्रदेश में भारत समाचार के ऑफिस में भी आयकर का छापा चल रहा है। संजय ने कहानी जारी रखी। फिर एक दिन ऐसा आया जब राजा और उसके चाणक्य ने नागरिकों के साथ साथ अपने एक एक दरबारियों के ऊपर भी निगरानी बैठा दी। जनता देखती रही, जेलों में सड़ती रही, क्योंकि उसने खुद ही अनुमति दी थी। इतना कहकर संजय ने एक लंबी सांस ली और थोड़ी देर के लिए चुप्पी छा गई। संजय ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, यह कहानी अभी जारी है महाराज। इस तरह की कहानियों का कोई सुखद अंत नहीं होता। कहानी में तल्लीन धृतराष्ट्र इस ब्रेक से वर्तमान में लौट आए। उन्होंने कहा, संजय, तुम्हारी कहानियां हमेशा हमारे आसपास ही घटित होती हुई क्यों प्रतीत होती हैं? संजय ने अदा से शर्माते हुए कहा, यह तो आपकी जर्रा नवाजी है महाराज, वरना मैं नाचीज किस खेत की मूली। मूली सुनते ही धृतराष्ट्र को मूली के पराठों की तलब हुई, लेकिन दरबार के प्रोटोकॉल ने उनकी तलब पर बंदिश लगा दी। मूली के पराठे उनके दिमाग में नाच रहे थे, लिहाजा बातचीत को खत्म करने की गरज से वो बोले, यार संजय, इस मौसम में कोयल की कूक सुनाई देनी चाहिए, लेकिन आसमान में चीलें उड़ रही हैं। लक्षण अपशकुन के हैं। संजय ने सहमति में हुंकारी भरी। इस हुंकारी का फायदा उठाकर धृतराष्ट्र उठ खड़े हुए। सभा विसर्जित हो गई। वो अपने सहायकों के साथ तेजी से अंतःपुर को लौट गए। उनके आसमान में चीलें और दिमाग में मूली के पराठे उड़ रहे थे। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। जेल से लौटने के बाद शांत पड़ गए अर्नब गोस्वामी ने बीते दिनों डिजिटल न्यूज संस्थाओं पर अपनी कुंठा का विष उगला। न्यूज लॉन्ड्री जैसे सब्सक्रिप्शन पर आधारित वेबसाइट्स के रेवेन्यू मॉडल पर उन्होंने सवाल खड़ा किया। Why will anyone fund any digital news media outfit which does not have a business model? Anyone making a financial investment would want a return on their investment. Now, most of these digital news media outlets do not have a sustainable model. They survive on philanthropy, grants. They get almost no advertising. There is no sustainable business model. विज्ञापन का पैसा
मालिक की तेल मालिश और जनता से धोखाधड़ी करने में लगे अर्नब गोस्वामी ने सब्सक्राइबर्स के सहारे पारदर्शी तरीके से चलने वाले डिजिटल मीडिया पर सवाल खड़ा किया है। दुनिया में आए हैं तो कुछ काम कीजिए और विज्ञापन के पैसे से जलपान कीजिए। महज 4 साल पहले तक सिर्फ एक चैनल की नौकरी करने वाले अर्नब गोस्वामी आज 1000 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं। वो कौन सी जादू की छड़ी है जो पत्रकारिता में 4 साल में 1000 करोड़ कमवाती है? संभव हो तो यह सवाल आप लोग अर्नब गोस्वामी से पूछ लीजिए, क्योंकि आप ही लोग हैं जो उन्हें टीआरपी देकर हीरो बनाते हैं। अर्नब गोस्वामी के रेवेन्यू मॉडल पर आपको जरूर सोचना चाहिए, वरना पत्रकारिता सिर्फ सरकारों की तेल मालिश का जरिया बनकर रह जाएगी। न्यूज लॉन्ड्री इस सरकारी चारण व्यवस्था को खत्म करने का एक प्रयास है। आपके 300,000 रुपए एक आजाद पत्रकारिता की बुनियाद बन सकते हैं। आखिरी लाइन आपको पता ही है, गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। अब थोड़ा आम और छतरियों की बात हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि आम और छतरियों में क्या संबंध है। अगर आपके लोकतंत्र का चौथा पाया कपटी और घोघा बसंत हो, एंकराएं हुड़क चुल्लू हों, तो आम और छतरी भी प्राइम टाइम पर राष्ट्रीय बहस का विषय बन सकता है। हम प्रधान जी वाले आम की बात नहीं कर रहे। आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? मतलब होता है ना, वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होके गुठली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप आम खाते हो सर? एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। 19 जुलाई दिन सोमवार को याद रखिए। इसके ठीक एक दिन पहले यानी 18 जुलाई दिन रविवार को भारत समेत दुनिया के 17 मीडिया संस्थानों ने पेगासस जासूसी कांड का खुलासा किया। हमारे देश में इस जासूसी कांड के संदिग्ध शिकारों में तमाम पत्रकारों के अलावा विपक्ष के नेता, सत्ता पक्ष के मंत्री, चुनाव आयुक्त, सीबीआई के पूर्व प्रमुख, मुख्य न्यायाधीश का स्टाफ आदि शामिल हैं। और भी नाम धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और इस जासूसी का आरोप सरकार पर लग रहा है। तो सोमवार को यह खबर सामने आई। भारत के लोकतंत्र को ध्वस्त करने का मादा रखने वाली यह खबर तमाम खबरिया चैनलों के प्राइम टाइम से नदारद रही। नोएडा मीडिया गिरोह इतनी महत्वपूर्ण खबर को पचा गया और बेशर्मी से प्रधानमंत्री की छतरी पर लौटने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए छाता खुद हाथ में लिए थे और छाता लेकर अपने हाथों में प्रधानमंत्री मीडिया से मुखातिब होने आए। वहीं दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दूसरी तस्वीर देखिए जरा, ये राहुल गांधी की तस्वीर है। राहुल गांधी भी सदन पहुंचे, लेकिन उनका छाता वो खुद नहीं बल्कि उनकी सिक्योरिटी, उनके सुरक्षा कर्मी ये छाता लिए हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही सादगी, यही उनका साधारण होना उन्हें असाधारण बनाता है और सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री की ये तस्वीर छाई हुई है। अच्छा, खास बात यह है कि पीएम मोदी ने छाता खुद थामा हुआ था। तस्वीरें देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लिए खुद थामा हुआ है छाता। और दूसरी तस्वीर सामने निकल कर आई कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की। राहुल गांधी जब संसद भवन पहुंचे तो उनके सिर पर भी छाता था, लेकिन छाता राहुल गांधी ने नहीं बल्कि उनके साथ मौजूद सुरक्षा कर्मी ने थामा हुआ था। ये देखिए, एक तरफ राहुल गांधी ट्वीट करके आम लोगों की बात जरूर कर देते हैं, और लेकिन अभी कैसी राजशाही की देखिए तरीके की परंपरा, पीछे सुरक्षा कर्मी पकड़ के चल रहे हैं छतरी, और राहुल गांधी ठाट से चल रहे हैं। यहाँ पीएम खुद आए, खुद छतरी पकड़ी हुई थी। इस तरह से इस पाखंडी मीडिया ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी खबर से अपने नागरिकों को दूर रखा। लेकिन यह खबर एक दिन में तो खत्म होनी नहीं थी। हर दिन इसमें नए नाम जुड़ रहे थे। तो इन हुड़कचुल्लुओं को भी हर दिन प्रधान जी के बचाव और तारीफ में कुछ नई कलाबाजियां दिखानी थी। और सोने पर सुहागा हो अगर इस कलाबाजी में राहुल गांधी को भी लपेट लिया जाए। सुनने में आया है कि राहुल को लपेटने पर प्रधान जी हुड़कचुल्लुओं को दुगनी बख्शीश देते हैं। तो एक दिन इन्होंने राहुल के आम पर निकाल दिया। उत्तर प्रदेश की जो अमेठी सीट गांधी परिवार के नाम से ही जानी जाती रही है, और जिस अमेठी सीट से राहुल गांधी पिछली बार तक सांसद थे, अब राहुल को उसी उत्तर प्रदेश का कुछ भी पसंद नहीं आता। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम आज की सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश का सियासी पारा आज आम के नाम पर चढ़ गया। लेकिन राहुल गांधी के टेस्ट ने यूपी की सियासत को खट्टा कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें यूपी का आम पसंद नहीं है, बल्कि उन्हें आंध्र प्रदेश का आम पसंद है। इसके बाद तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक स्वादानुसार सियासत शुरू हो गई। लेकिन पूरा हफ्ता आम से भी कहां बीतता है। लिहाजा दंडवत अर्नब गोस्वामी टाइप एंकरों ने
एमनेस्टी इंटरनेशनल के एक बयान को तोड़ मरोड़कर पूरे पेगासस जासूसी कांड को ही फर्जी साबित करने का प्रयास किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उल्टा, बिल्कुल जैसे उल्लू की गर्दन घूमती है वैसे घूम गई है एमनेस्टी इंटरनेशनल, यू टर्न ले लिया है। क्यों? पेगासस जासूसी कांड, जिस पर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि जासूसी रिपोर्ट जारी करने पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का यू टर्न। एमनेस्टी ने जासूसी लिस्ट से खुद को किनारे कर लिया है, यानी बिना किसी आधार के ये लिस्ट जारी कर दी गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल उसने भी घुमा फिराकर अपनी खबर को डाइल्यूट किया। ऐसे धूर्त लोगों के हाथ में आपके मीडिया की कमान है। दरअसल एमनेस्टी ने अपने बयान में कहा था कि जिन 50,000 लोगों के नाम और नंबर पेगासस प्रोजेक्ट में सामने आए हैं वो सब जासूसी के संभावित लक्ष्य हैं। सबके फोन में पेगासस है या नहीं है, यह बात तभी कही जा सकती है जब इनके फोन की फॉरेंसिक जांच हो। भारत में सिर्फ 9 लोगों ने अपने फोन की फॉरेंसिक जांच करवाई है जिनमें यह सॉफ्टवेयर पाया गया। बाकी जिन लोगों के नाम लिस्ट में मौजूद हैं उन्होंने अपने फोन की फॉरेंसिक जांच नहीं करवाई है, इसलिए इन्हें सिर्फ संभावित टारगेट माना जाए। बीते हफ्ते केंद्र सरकार ने एक और करामात किया। संसद के जरिए पूरे देश को बता दिया कि दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। जो मरे वो अपनी बला से मरे। जो तस्वीरें सामने आई वो किसी आसमानी सुल्तानी साजिश का नतीजा है। पूरी आधिकारिक तौर पे बोल रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में किसी की भी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई। ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मृत्यु नहीं हुई है। सरकार बहादुर के मुताबिक ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन सरकार बहादुर के चैनलों पर इसको लेकर जमकर कुकुर झोंझों हुई। हम उसमें से एक धूर्तता भरी झोंझों आपके लिए निकाल कर लाए हैं। देश में 2/3 राज्यों में भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़े कहां हैं? वहां तो किसी ने कमेटी भंग नहीं करी। बिहार से बड़ा, जो कि सबसे बड़ा मामला जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल का था, दिल्ली में सबसे ज्यादा तराई मामला, यूपी में ऐसा केजरीवाल साहब भी कह रहे थे। मैं तो आपसे सीधे सवाल पूछ रहा हूं, आप विश्वास सारंग की पार्टी को, संबित पात्रा की पार्टी को, बीजेपी को एक्सपोज कर दीजिए, बता दीजिए क्या आंकड़ा है दिल्ली सरकार के पास, क्या आंकड़ा है ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौतें हो गई। मैं तो सरल सवाल पूछ रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं इनको एक्सपोज करिए। आप इनके प्रोपेगेंडा में क्यों फंस रहे हैं? तो बीएनडी को मिर्ची क्यों लगी, हम आपको बताते हैं। हमारे रिपोर्टर बसंत कुमार और आयुष तिवारी की यह रिपोर्ट देखिए। न्यूज लॉन्ड्री के पास मौजूद एक आरटीआई रिपोर्ट के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच खबरिया चैनलों को कुल 160 करोड़ रुपए का विज्ञापन दिया। इसमें सबसे बड़ा लाभार्थी बीएनडी का चैनल नेटवर्क 18 ग्रुप है। इसे लगभग 29 करोड़ रुपए का विज्ञापन मिला। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया की झोंझों इन्हें मंजूर है, लेकिन यूपी का जिक्र आते ही बीएनडी बिलबिला पड़ता है। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर थाउजेंड्स ऑफ द माइग्रेंट्स वर्कर्स इन डिफरेंट ग्रुप्स वॉकिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया से है, जिसे अंजाम दिया है शरद शर्मा ने। अगर आप लोगों के जहन से निकल गया हो तो इस रिपोर्ट के जरिए आप एक बार फिर से याद कर लीजिए। देश की राजधानी में बीते 7 महीने से किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इन किसानों ने दिल्ली की सर्दी देखी, सर्दी में होने वाली भयानक बारिश झेली, दिल्ली की गर्मी झेली और इन सब के ऊपर इन किसानों ने सरकार की निर्ममता भी देखी। लेकिन ये आंदोलन अभी भी चल रहा है। इस संसद हम काले कानून वापस करेंगे, क्योंकि वापस करा के ही मतलब, क्योंकि एक बात है, ये जमीन का मसला भी है, सब मसला बोलते हैं। हम ऐसा बोलते हैं जो किरती लोग है, रोटी खाता है, सबकी रोटी खो ही जाएगी, ये काला कानून वापस नहीं होएगा। अरे भूखा मरने के नालों तो संघर्ष करके मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, भूखा भी तो मर ही जाएंगे ना। ये कंपनियां जो अडानी वानी है और बड़ी कंपनी है, हमारी पैदावार और रोटी पर कब्जा करने, जो मजदूर ने भी खानी है, छोटे दुकानदार ने भी खानी है, जो कृत करने वाला है उसके ऊपर हमला है। हम जीतेंगे तो लड़ेंगे। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। हमारे पॉडकास्ट, ग्राउंड रिपोर्ट, वीडियोस और एनएल सेना प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए hindi.newslaundry.com पर जाएं। नमस्कार।